हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड मैजिक यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फाइनली, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बिकॉज ऑलरेडी हम 3 महीना लेट हैं एज पर एनुअली, बट एज़ पर सेशन ऑन टाइम है। आपका जो सेशन होता है, न्यूली सेशन स्टार्ट होता है। जैसे आपका जो अभी बैच होगा 2025-26 होगा, तो 2025-26 यानी कि 2026 में आपका पेपर होगा फरवरी में। तो एज़ पर बैच हम ऑन टाइम हैं, बट कोशिश करेंगे कि हम ऑन टाइम सिलेबस ख़त्म करके हम रिवीजन भी स्टार्ट करें। तो चलिए, स्वागत है आप सबका, वार्म वेलकम फॉर ऑल ऑफ़ यू। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, क्लास 10th का पहला चैप्टर। एज़ पर ओल्ड वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का सिलेबस के बारे में बता चुकी हूँ, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारा पैटर्न रहेगा और किस तरीके हम सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद हम एक बार मॉक टेस्ट भी करवाऊँगी मैं एंड MCQ प्रीवियस ईयर भी करवाऊँगी। सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कक्षा 10 पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो के इसके बाद में लाऊंगी। पार्ट 1 को हम अच्छे से समझेंगे। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है मैंने, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं साइंस एंड मैजिक को, एंड टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF शेयर करूँगी नोट्स का, और जो भी डाउट्स है वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो क्लास 10th चैप्टर 1 कक्षा 10 का आपका चैप्टर 1 है। ये कौन सा चैप्टर है? आपका चैप्टर 1 है, अध्याय 1 कह सकते हैं आप, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव में आपके आते हैं 2-3 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 to 6 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पेपर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, पेपर के नज़रिए से भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ को हम समझेंगे। समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं अध्याय 3 और 4। अध्याय 3 है आपका अणु और परमाणु एवं अणु, और अध्याय 4 है परमाणु की संरचना। उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर याद किया होगा, एलिमेंट का और सिंबल याद किया होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है हिंदी में परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर अर्थ है परमाणु संख्या, एटम्स यानी परमाणु, नंबर यानी संख्या। अब इसका जो आपका परमाणु संख्या है वो आपका ये रहा 1 2 3 4 5। फिर एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि तत्व, एलिमेंट यानी कि तत्व। फिर है आपका सिंबल, सिंबल यानी कि सूचक, सिंबल यानी कि सूचक, या हम उससे किससे सूचित करते हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पे दिख रखी है, मिनोमिक ट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिया है, यानी कि याद करने की ट्रिक। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो इंग्लिश में है। जैसे हाई, हाई यानी कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। अगर आप केमिस्ट्री क्लास 10th का समझना चाहते हैं, 5 चैप्टर है आपका क्लास 10th में केमिस्ट्री का, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 1 से 30 तक परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का एंड सिंबल, सिंबल यानी सूचक, परमाणु संख्या, सूचक और उसका नाम, ये चीज़ें आपको 1 से 30 तक रट्टा मारिए या कुछ कीजिए, आपको याद होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा रट्टा मत मारिएगा, समझिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इस आसान भाषा में ट्रिक के साथ समझाऊंगी और इसको अच्छे से कैच करने की कोशिश कीजिएगा। ये और कुछ आपको फॉर्मूला सूत्र भी करवाऊंगी जो आपके 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक रिपीटेडली यूज होगा।
तो उसको भी आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन। अगर हम बात करें सिंपल भाषा की, जैसे यहाँ पे आपको इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, एक यहाँ पे और कॉलम बना लीजिए, सिंपल भाषा का यूज करेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लिखा है हाई ही लाइक्स बियर बट, अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो यहाँ लिखा है हाई ही लाइक्स बियर बट कुड नॉट ऑफर फुल 9 softy mangoes. Sweet person sings coolly around. Kings can surely turn very cranky men. फिर आपका फीकोनी। अब इसे छोड़िए, अगर आपको इंग्लिश टफ लग रहा है तो इजी और बेस्ट आपका जो ट्रिक है, जैसे कि आप यहाँ से ऐसे याद कर लीजिए, हाइड्रोजन है तो हाई हीलियम हेलो, हाई हेलो, यहाँ आपका हेलो आ जाएगा, हाई हेलो, थोड़ा सा स्पेस कम करना पड़ेगा, सामने सामने आना चाहिए, तो हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा आपका हे, ये हो जाएगा लो, हेलो, बी यानी कि दोबारा बी लिखिए, बी सी, हाई हेलो बी सी, यानी कि बी यानी कि बेरिलियम, चौथे पे दोबारा बी यानी बोरोन, सी यानी कि कार्बन, एन यानी कि न्यूज, एन यानी नाइट्रोजन न्यूज, हाई हेलो BBC न्यूज, ओ यानी कि ऑन, ओ यानी कि ऑन, यानी कि हाई हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। यहाँ तक आपका है नियॉन तक, ये 10 तक है, ये कितने तक है, 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका 10 तक, यानी कि नियॉन तक यहाँ तक हो जाएगा आपका ये ट्रिक। फिर आगे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि है सोडियम से, ठीक है, फ्रेश पेज ले लीजिए, वहाँ 2 टेबल बना लीजिए, जैसे कि आप ना मांगो, आ से आप किसी का भी नेम, अविनाश, आकाश, या आ से आपका अगर नेम है तो इस तरीके से नेम लिख सकते हैं, आभा इज ऑल्सो नेम, चलिए आकाश ले लेते हैं, ना मांगो आकाश से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, यानी का कहने का मतलब है सोडियम, मांगो यानी मैग्नीशियम, आकाश यानी एल्युमिनियम, से यह हो जाएगा आपका सिलिकॉन, पेप्सी फॉस्फोरस, सोडा यानी कि हो जाएगा आपका सल्फर, कोल्ड ड्रिंक, सी से आपका क्या हो जाएगा, सी से आपका यहाँ हो गया क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम लास्ट बचा है ना, आर्गन एंड पोटेशियम, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, Cl आपका हो जाएगा Cl तक, यहाँ आ गया ना कोल्ड ड्रिंक, यानी कि ना मांगो अविनाश से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू, और का हो जाएगा आर्गन, काजू का के, पोटेशियम, कतली CATLI, यानी कि लास्ट में आ जाएगा कैल्शियम। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, इसको कॉपी में लिख सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ना मांगो आकाश से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली।
यहाँ तक हो गया। यानी कि आप हाइड्रोजन का H ले लीजिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। आपको नाम के साथ साथ सिंबल भी याद होना चाहिए, तभी आप अध्याय 1 अच्छे से कर पाएंगे। फिर है आपका कतली यानी कि कैल्शियम तक आ गया। फिर आपका 30 तक ये हो जाएगा साइंस टाइम, साइंस टाइम वेरी क्रूशियल, क्रूशियल यानी इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल। साइंस टाइम वेरी क्रूशियल, मैन फेयर कॉपी निकल निकालो, निकालो नी का हो जाएगा, कालो में ही आपका कॉपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा कालो यानी कि कॉपर। जी यानी जिंक। ठीक है, अगर हिंदी आपको अच्छा लग रहा है तो हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में ही लिख दिया है। तो साइंस टाइम वेरी क्रूशियल, मैन फेयर कॉपी निकालो जी। इस तरीके से आप 30 तक अच्छे से एंड सिंपल वे में याद कर सकते हैं एटॉमिक नंबर। कुछ आपके यहाँ पे कंपाउंड नेम है यानी कि यौगिक का नाम है और केमिकल फॉर्मूला है। जैसे वाटर यानी कि जल का H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, अमोनिया का NH3 होता है, मीथेन का CH4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। ये तीनों जो है आपका एसिड है, और जब एसिड है तो ये तीनों आपके जलीय होगा, जल में घुला होगा, यानी कि एक्वस में होगा। अगर वो पानी में घुला है तभी वो अम्ल होगा, नहीं तो वो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में है तो वो आपका कोई ठोस चीज़ हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हो जाएंगे क्षार। ये क्या हो जाएंगे? क्षारक हो जाएंगे, क्योंकि OH आयन है यहाँ पे, तो ये अम्लीय नहीं है, क्षार है। ग्लूकोज रहा और आपका इथेनॉल रहा। तो कम से कम ये बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जब आप रासायनिक अभिक्रिया करेंगे फिर उसको संतुलित करेंगे तो ये सब चीज़ें पता होगा, तभी आप उसको सही से कर पाएंगे। तो ये हुआ चैप्टर की कुछ बेसिक बातें। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर को। तो चैप्टर का पहला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है और क्या है। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। अब पहला पॉइंट है इसमें कि आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है वो पदार्थ केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। उसकी किस चीज़ में परिवर्तन होता है? अवस्था और आकार में ही परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर आप एक गुब्बारा लेते हैं और उस गुब्बारे को फुलाते हैं, जब उसमें हवा भरते हैं तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसमें से हवा एक पिन के थ्रू निकाल दिया जाता है, एक पिन मारा जाता है, तो उसका हवा सारा बाहर चला जाता है, वो जाता है फिर पचक। तो ये क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हुआ, जिसमें अवस्था और आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई नया उत्पाद नहीं बना, वो उसी के उसी फॉर्म में रहा। रासायनिक परिवर्तन में इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संघटन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन का कहने का अर्थ है कि आपके पास कोई नया पदार्थ मिला, उसमें पुराने पदार्थ का कोई गुण नहीं है, एक नया पदार्थ ही आपके साथ आया या अपने पास आया या आपके सामने आया। जैसे कि खाना अगर बनाते हैं हम दाल चावल, तो कच्चा चावल होता है, लेकिन जैसे ही वो बनता है तो प्रॉपर पका चावल में परिवर्तित हो जाता है, उसे आप दोबारा कच्चा चावल नहीं बना सकते। दाल आप जब बनाते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, तो ये सभी सब क्या है? वो सारी आपकी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध
से दही जमना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दाल का बनना, खाना का बनना, जंग लगना, भोजन का पचना आपके पेट में, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। अब सेकंड पॉइंट है, यह परिवर्तन अस्थायी है। अस्थायी का अर्थ है कि आप इसको परिवर्तन यानी कि चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, गुब्बारा मैंने भरा और उस गुब्बारे में से दोबारा हवा भरेंगे तो वो दोबारा फूल जाएगा, वो गुब्बारा दोबारा फूल जाएगा, यानी कि अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन अस्थायी है। अगर दूध से दही बना दिए हैं तो उसको दोबारा दूध नहीं बना सकते, सिंपल। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने बोला कि अगर आप मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती को अगर आप जला रहे हो तो मोमबत्ती का जलना जो हुआ वो हुआ रासायनिक परिवर्तन। वो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती का जलना जो हुआ रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन वो पिघल रहा है तो पिघलना जो हुआ वो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, कि उस पिघले मोम से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन इसका जलना हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो इसलिए प्रारंभिक पदार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण, जल का वाष्पीकरण। जल को वाष्पित करते हैं आप, भाप बनता है, भाप को आप ठंडा करके दोबारा बर्फ या जल बना सकते हैं। फलों से सलाद बनना। फलों से सलाद, आप अगर फल काट के सिंपल करते हैं और सलाद बना देते हैं तो वो तो फल रहता है, उससे कोई और नया प्रोडक्ट नहीं बनता। लोहे पर जंग लगना आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। ये सिंपल डिफरेंस है। ये आपके एग्जाम्पल जो है यहाँ से आपके MCQ ऑब्जेक्टिव में पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि जल का वाष्पीकरण कौन सा अभिक्रिया है, भौतिक या रासायनिक है, या आपका लोहे पे जंग लगना या दूध से दही बनना भौतिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेसिकली। तो अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का या नए गुण वाले, नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में अगर A+B कोई पदार्थ है जो प्रोडक्ट बनाया है AB, तो ये आपका अभिकारक कहलाएगा। एरो के जो लेफ्ट साइड है वो अभिकारक कहलाते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। और एरो के जो बाद, एरो यानी तीरवा का निशान, एरो यानी तीर का निशान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एरो। एरो यानी कि तीर का निशान, इसके जो आपके राइट साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया कि जिसमें रासायनिक गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कहीं भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला है गैस का निकलना, गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी निकलना। दूसरा है तापमान में परिवर्तन, यानी तापमान ज़्यादा होगा या कम होगा। फिर है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कि जैसे आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो पहले कोई और कलर का रहता है लेकिन बनने के बाद कोई और कलर हो जाता है, तो यह है आपका रंग में परिवर्तन। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप या अवक्षेपण का मतलब होता है ऐसे पदार्थ का निर्माण जो पानी में नहीं घुलता हो, जो पानी में नहीं घुलता हो। जैसे चौक या बालू या मिट्टी को घोलेंगे तो आपका घुलेगा नहीं, पानी या में वो जमकर रह जाएगा, लेकिन नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो नमक अवक्षेपण का बनना में नहीं आएगा, लेकिन मिट्टी या रेत अवक्षेपण के बनना में आएगा। या आपका चौक, जिससे खली बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, वो भी क्या आएगा? आपका अवक्षेपण की अभिक्रिया में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और इसमें पांचवा है आपका भौतिक अवस्था में परिवर्तन। पांचवा क्या है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी कि वो ठोस है, सॉलिड है, या गैस है, या लिक्विड है।
जैसे कि जल से, जल क्या है, लिक्विड है। जल की बात करें तो जल आपका क्या है, लिक्विड है, पानी है। लेकिन जब इसको हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, तापमान कम कर देते हैं, तापमान कम करने पे ये बर्फ़ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ़। तो पहले तो लिक्विड में था, फिर ये किस में आ गया, सॉलिड में आ गया। तो ही इसकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। तो ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी एक एक चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को देखते हुए। जब भी आप वीडियो देखें, कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और वो अच्छे से दिमाग में बैठेगा भी। ऐसे देखेंगे आप, एक सिंपल वीडियो की तरह देखेंगे और चीज़ें फिर बाद में दिमाग से गायब हो जाएगा। इससे अच्छा आप अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को डिटेल में समझते हुए कॉपी और पेन लेके बैठे। तो चलिए हम दूसरा शुरू करते हैं। अब आपका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी की रासायनिक अभिक्रिया के 5 अभिलक्षण है। पहला है गैस का उत्सर्जन, दूसरा है तापमान में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, अवक्षेपण का बनना। तो पहला मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, गैस का निकलना। अगर हम गैस का निकलना पढ़ते हैं तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें गैस निकलती है। पेपर में पूछा जाता है कि गैस का निकलना का एक उदाहरण बताइए, या आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और पूछेगा कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम अम्ल, एसिड से रिएक्ट करवाते हैं मेटल को, मेटल यानी धातु, तो क्या बनता है, आपका मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट यानी नमक, और प्लस में हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होगा। हिंदी में समझा देते हैं, एसिड का मतलब होता है अम्ल, अम्ल, अम्ल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, मेटल यानी धातु, धातु रिएक्ट करेगा और बनाएगा धातु लवण। क्या बनाएगा, धातु लवण यानी नमक बनेगा, और प्लस में वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक अभिक्रिया लिखते हैं जो काफ़ी फेमस अभिक्रिया है, आप सभी क्लास 8 से ही ऑलमोस्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं उस अभिक्रिया को। जैसे कि अम्ल की जगह HCl ले लीजिए, इसकी अवस्था लिखना है एक्वस में यानी पानी में घुला हुआ। धातु सोडियम ले लीजिए, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl, ये एक नमक है, NaCl क्या है, एक नमक है, और प्लस में यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ G लिखिएगा और यहाँ S लिखिएगा। सोडियम जो बनेगा, नमक बनेगा, वो सॉलिड में बनेगा, ठोस में बनेगा, और जो आपका HCl होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा, और सोडियम क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है गैस का निकलना का। तो आप कोई सा भी एसिड ले लीजिए जो धातु के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहाँ धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चलो ये तो हुआ HCl। अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्ट करवाऊँ, सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्ट करवाऊँ, H2SO4 डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी कि तनु, तनु का अर्थ होता है, डाइल्यूट का अर्थ होता है पानी ज़्यादा है आपका एसिड में, पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है, एसिड का मात्रा कम है, ये कहलाता है तनु। इससे आप रिएक्ट करवाइए, जिंक करवा दीजिए, चलिए क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। यानी कि ये आपका एक लवण बन गया, सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का गैस का निकलना अभिक्रिया है। दूसरा है आपका अवक्षेप का बनना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपके NCERT बुक में भी इसका दे रखा है, लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड का एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा है आपका अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मैंने जैसे बताया कि जो पानी में नहीं घुलता हो, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, जो पानी में अघुलनशील हो। तो जैसे आप एक अभिक्रिया लिखिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला, पोटेशियम का के होता है, आयोडीन का I, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, ये लेड हो गया, नाइट्रेट होता है NO3 का होल ट्वाइस। जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट NO3,
ठीक है, KNO3। तो इसका प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो ये वाला पार्ट बनेगा, ये बनेगा। ये जो है पानी में नहीं घुलेगा, ये जो है आपके बीकर में इस तरीके से बैठ जाएगा, जम जाएगा। यही बनेगा आपका PbI2। यही होता है अवक्षेप का बनना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अगर आपके पेपर में दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। तीसरा है आपका रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन जो है आपका, यानी कि चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना चाहिए आपके। तो सिंपल हम जो पेपर बोर्ड 2025 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का कह सकते हैं एग्जाम्पल है। तो हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का ही होता है, नीला कलर का होता है। इससे रिएक्ट करवाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कह सकते आप, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। इससे हम रिएक्ट करवाते हैं आयरन को। तो उसमें पूछा गया था पेपर में कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के कुछ टुकड़े डाल देने पर विलयन का रंग चेंज क्यों हो जाता है, परिवर्तित क्यों हो जाता है, बदल क्यों जाता है। ये आपका बोर्ड अभी जो हुआ था पेपर क्लास 10th का 2025 का क्वेश्चन है। अब इसमें होगा विस्थापन अभिक्रिया। ये जो आपका आयरन है ये सल्फेट को अपने साथ ले जाएगा। अभी पढ़ेंगे हम इसमें क्रियता श्रेणी, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो सल्फेट को ले जाएगा और बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये पहले जो नीला कलर का कॉपर था अब कैसा हो जाएगा? आयरन सल्फेट बनने के बाद ये हो जाएगा हरा, आयरन सल्फेट हो जाएगा हरा। तो इसे ही बोलते हैं रंग में परिवर्तन। ये फेमस एग्जाम्पल है और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ये हो गया रंग में परिवर्तन। ये क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट आपका अभिलक्षण जो बचा है आपका वो है क्या? तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन भी दो तरह का है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। अवस्था में परिवर्तन करवा दिया है मैंने, जल से बर्फ बनना। तो लास्ट है तापमान में परिवर्तन। तापमान में चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे कि हम दहन अभिक्रिया की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब शोषण करना, थर्मिक यानी टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऊष्मा का शोषण होता है अभिक्रिया के दौरान। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में सबसे पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करें आप, प्रकाश संश्लेषण एग्जाम्पल में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है आपका? सिंपल जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के फॉर्म में वहाँ अवशोषित होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस में आपका वाटर होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। क्लोरोफिल आपका यहाँ क्या है? उत्प्रेरक है। अभी एक टर्म पढ़ेंगे हम, एक टर्म पढ़ेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। उसका अर्थ होता है वो अभिक्रिया को ना ही बढ़ा, मतलब ना ही वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं अभिक्रिया को। बेसिकली वो सपोर्ट करते हैं, वो पूरी तरह से भाग नहीं लेते हैं अभिक्रिया में, स्वयं भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ अभिक्रिया को बढ़ाते या घटाते हैं। वो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो जो आपका यहाँ पे क्लोरोफिल काम कर रहा है कैटलिस्ट का। जब ये दोनों रिएक्ट होता है तो बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ रिलीज होता है ऑक्सीजन और यहाँ पे सनलाइट भी रहता है। सनलाइट भी क्या है? उत्प्रेरक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी का बेस्ट एग्जाम्पल है, पेपर में भी पूछा जाता है। तो उस प्रकाश संश्लेषण इज ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक और आपका अभिक्रिया है ऊष्माशोषी का कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं आप संगमरमर। संगमरमर का आपका रासायनिक सिंबल सूत्र कह सकते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो गया। जब आप इसे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछा जाता है। ये भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ सॉलिड में होता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है आपका। तो ये जो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, जो पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और ये है आपका संगमरमर, संगमरमर का सूत्र, नहीं तो आप चौक भी कह सकते हैं, हिंदी में खड़िया भी बोलते हैं इसे, खड़िया, चौक, ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्या है आपका? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो ऊष्माक्षेपी, और जो जिसमें ऊष्मा निकलती हो ऊष्माक्षेपी। तो जैसे इसमें हो गया आपका कंबशन, कंबशन यानी कि दहन अभिक्रिया। जैसे कि आपने एक लिया लकड़ी, कार्बन से बनी है लकड़ी, उसमें लगाया आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा? राख बनेगा, राख बनेगा यानी कोयला बनेगा, और प्लस में वहाँ पे हीट भी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा, और प्लस में ऊष्मा निकलेगी। प्लस में क्या निकलेगी? ऊष्मा। ये भी आपका क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा आपका श्वसन। श्वसन भी क्या है? सांस लेने की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन, पेपर में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ भी आपका ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलता है। तो हमने पढ़ लिए हैं सारे अभिलक्षण अभिक्रिया के डिटेल में। अब हमें पढ़ने हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जो है भोजन का पाचन, लोहे पे जंग लगना और दही का बनना। आई होप सो इन तीनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन जो होता है किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से, और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे। दही का जमना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जो आपके केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, उसका परिभाषा है कि रासायनिक समीकरण एक संक्षिप्त विधि है जिससे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं H2 + O2, क्या बनेगा? 2H2O बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो है आपका रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें अवस्था लिख दिया कि H2 गैस में है, O2 गैस में है और वाटर लिक्विड में, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। इसे ही संकेतिक समीकरण भी कहते हैं। संकेत से लिखना, संकेतिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है, शब्द समीकरण और संकेतिक। तो ये तो संकेतिक कहलाता है। शब्द यानी कि वर्ड इक्वेशन, जैसे कि मैंने शब्दों में लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाया जल, तो ये हो गया आपका शब्द समीकरण। ये क्या हो गया? आपका शब्द समीकरण हो गया। और संकेत में लिखना हो गया सांकेतिक समीकरण। उदाहरण देख लीजिए। शब्द समीकरण जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। संकेतिक समीकरण में हम संकेत का यूज करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। जब तक हम अवस्था दर्शाते नहीं हैं तब तक वो समीकरण में रहता है। सिंपल डिफरेंस है। अब आपके एक एनसीईआरटी बुक में क्रियाकलाप दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है ये पेपर में पूछा जाता है कि अगर आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। पेपर में क्वेश्चन आया था बोर्ड 2024 में पूछा गया था कि मैग्नीशियम को जलाने के बाद
उसका जो लौ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो उसका जो लौ है कैसा होता है, किस रंग का होता है, तो आपको लगाना है चमकीला श्वेत, श्वेत नहीं तो सफ़ेद, चमकीला श्वेत। यहाँ देखिए चमकीला या चमकदार श्वेत लिखा है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित होता है, ये जो आपका है सॉलिड में परिवर्तित होता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ये सिंपल अभिक्रिया है। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, ये रहा आपका मैग्नीशियम रिबन, तो उसे जलाने से पहले रेगमाल के कपड़े से साफ़ किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसको साफ़ क्यों किया जाता है ना? तो इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है उस पर पहले से ही ऑक्सीजन का परत चढ़ा होता है। ये आपका जैसे मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लंबा सा, इस पे पहले से ही ऑक्सीजन का परत चढ़ा होता है जो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब जलाएंगे आप तो वो प्रॉपर जलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्सीजन का एक लेयर है। तो उसको पहले रेगमाल के कपड़े से साफ़ किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन का परत हट सके, और उसके बाद उसको जलाया जाता है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना है, अभिकारक और एक है आपका उत्पाद, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जो शुरू में भी बता चुकी हूँ मैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, H2+O2 क्या बनाएगा, 2H2O फॉर वाटर, ये मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये पेपर बोर्ड 2025 में आया था ऑब्जेक्टिव में, अभिकारक वाला क्वेश्चन। तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है यही कहलाते हैं आपके अभिकारक, और ये जो आपके राइट हैंड साइड है यही आपके क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो आपका दोनों पार्ट है ये अभिकारक कहलाएंगे और ये वाला पार्ट कहलाएंगे आपके उत्पाद। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि और इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो पहले विधि लिखते हैं, विधि समझते हैं। देखो आप पहला पॉइंट इसमें देखिए कि अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। तीर के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने बताया, अभिकारकों को, और दाईं ओर राइट हैंड साइड को उत्पाद लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा मैग्नीशियम +O2 MgO, तो ये आपके हो गए अभिकारक, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गए आपके उत्पाद, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। और ये आपका तीर का निशान हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कह रहा है पहला लाइन। दूसरा कह रहा है अभिकारकों के अनुसूत्रों के बीच धनात्मक का निशान, धनात्मक यहाँ ये रहा निशान, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी धनात्मक का निशान लगाते हैं। यहाँ सिर्फ सिंगल उत्पाद है इसलिए हम यहाँ पे आप प्लस का साइन नहीं लगा रहे। एक और इसके साथ उत्पाद होता तो हम प्लस का साइन लगाते। तीर का सिरा हेड ऑफ पॉइंट ऑफ एरो उत्पादों की तरफ होगा। ये जो सिरा है तीर का ये हमेशा उत्पाद की तरफ होगा, और इसकी जो पूंछ है वो अभिकारक की तरफ। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा समीकरण, रासायनिक समीकरण ढांचा या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड 2024 में पूछा गया था। ये सेम क्वेश्चन उठ के आया था बोर्ड 2024। मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगी PYQ तो उसमें भी दिखाऊंगी। तो इसमें पूछा गया था कि ढांचा समीकरण या कंकाली, दूसरा नाम है इसका कंकालिक समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली। तो ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं हो, ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं हो, जैसे मान लीजिए यही वाला लेते हैं Mg+O2 MgO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1, ये सब संतुलित है, लेकिन ये वाला पार्ट संतुलित नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ढांचा या कंकाली समीकरण। आई होप सो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको किस प्रकार इसको बैलेंस करना है। तो संतुलित का क्या है आपका परिभाषा, संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, या
बराबर होती है। संतुलित समीकरण का उदाहरण आपका ये रहा 2H2O2 प्लस में 2H2O, ये है आपका संतुलित। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका संतुलित समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या दोनों ओर बराबर हो। दोनों ओर कैसी हो? बराबर हो। यहाँ इक्वल का साइन लगा दीजिए। दोनों ओर दोनों की संख्या बराबर हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण को चरण कैसे हम उसको बैलेंस करें, तो सबसे पहला है असंतुलित समीकरण लिखें, फिर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या की गणना करें, फिर गुणांक जोड़ें ताकि प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो, पुनः जांच करें समीकरण संतुलित है या नहीं। तो ये शॉर्ट वे है, इसको डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड है ये आपका, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। मुझे लगता है ये बेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है। तो मैं 2 प्रकार, इसका एक अलग से तरह से वीडियो बनाऊंगी मैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इसको बस मोटा मोटा समझ लीजिए, अच्छे से मैं वीडियो एक और अपलोड करूंगी। तो रासायनिक समीकरण को निम्न विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्ठक ब्रैकेट बना लीजिए, जैसे इस तरीके से बनाया हुआ है। फिर समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कीजिए। फिर अभिकारक तत्व अभिकारकों में परमाणु उत्पादों की संख्या क्या है उस पर ध्यान देना है। तो फिर देखिए तीसरे नंबर में क्या करना है कि पहले सबसे अधिक परमाणु वाले पदार्थ को संतुलित करेंगे। इस आधार पर Fe3O4 को लेते हैं। अब इस रिएक्शन को लीजिए और एक बार संतुलित करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है आपका, ये आपका जो रिएक्शन है उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहला क्या बोला है स्टेप कि आप इसको बॉक्स से घेर दीजिए। अब बॉक्स से घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप घेरना चाहे तो घेर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो घेर भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। Fe3O4 यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम बॉक्स से घेर देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। प्लस में H2 हो गया। अब इसको बोला है बॉक्स से घेर दीजिए। अब आप इस तरीके से इसको घेर सकते हैं या नहीं भी घेर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप समीकरण को लिखिए और उसको क्या कीजिए, 3 बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये समीकरण हमने लिख लिए। अब 3 डब्बे बनाने हैं हमें। 1 2 3। इसमें आपको लिखना है तत्व। इसमें क्या लिखने हैं? तत्व लिखने हैं। इसमें लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखने हैं राइट हैंड साइड। तो अब पहले लिख लीजिए, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये अभिकारक हुआ, ये हो गया राइट हैंड साइड उत्पाद। तो सबसे पहला इसमें अगर देखा जाए क्या काम है, आयरन है। आयरन कितना है? 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इसमें आयरन 3 है राइट हैंड साइड में। फिर आपका हाइड्रोजन इसमें 2 है और इसमें कितना है? 2 है। हाइड्रोजन यानी बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 1 ही है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब हमें बोला है कि आप उसे संतुलित कीजिए जिसका
परमाणु संख्या नहीं कह सकते, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले उसे संतुलित करना होगा हमें। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहाँ है, आपका हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे हमें 4 लिखना होगा। जब मैंने इसे 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, सॉरी ऑक्सीजन तो हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 हमने यहाँ लिखना है, ये 4 हमने यहाँ लिख दिया। हाइड्रोजन इधर हो गया 8, हाइड्रोजन इधर हो गया 8, ऑक्सीजन इधर हो गया 4, ऑक्सीजन इधर हो गया 4। अब आयरन यहाँ 3 है, आयरन यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ आयरन कितना है, 1 है। तो 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 को उठा करके यहाँ लिख देंगे, हो गया। सिंपल तरीका है इसको संतुलित करने का। तो सबसे पहले आपको शांति दिमाग से अभिक्रिया को लिखना है, बॉक्स बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए, सिंपल। दूसरा स्टेप में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम में तत्व, दूसरा कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड, तीसरा में राइट हैंड साइड। फिर तीसरा स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को संतुलित कीजिए, उस तत्व को संतुलित कीजिए जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे ऑक्सीजन की थी तो मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया, बाकी जो आगे का तत्व है वो अपने आप संतुलित हो जाएगा। इसमें हो गया। अब लास्ट स्टेप है आपका उसकी अवस्था को लिखना। लास्ट स्टेप क्या है, उसकी अवस्था को लिखना। अगर अवस्था उसमें बोला है कि संतुलित समीकरण लिखिए और अभिक्रिया के साथ, तब आपको अवस्था लिखना है, लेकिन सिर्फ लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको अवस्था लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अवस्था भी लिख दीजिए आप। अवस्था हो गया आपका, ये तो सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये आपका गैस में है क्योंकि ये ऊष्मा है, H2O यहाँ ऊष्मा में प्रेजेंट है, भाप में है, इसलिए इसे गैस में दिखाया गया है। फिर जो आपका है आगे, ये सॉलिड है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस में है। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से आप कर सकते हैं संतुलित। मैं इसके जो और भी क्वेश्चन हूँ प्रैक्टिस के तौर पे सेकंड वीडियो में करवाऊँगी अच्छे से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सेम आगे यही लिख रखा है कि संतुलित समीकरण के बाद अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था और संकेतों को भी दर्शाते हैं। जैसे कि ठोस के लिए आप S लिख सकते हैं, द्रव के लिए आप लिक्विड L लिख सकते हैं, गैस के लिए आप G लिख सकते हैं, और एक्वस जल के लिए आप AQ यानी जल में घुला के लिए आप AQ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिक्रिया की ऊपरी ताप दाब एवं उत्प्रेरक के तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं। अभिकारकों को गर्म करने को तीर के ऊपर यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए इसमें वर्ड है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया को बढ़ाता, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह अभिक्रिया को बढ़ाता या घटाता है। इस चीज़ को उत्प्रेरक बोलते हैं, जो एरे के ऊपर होता है, जैसे हीट या सनलाइट या क्लोरोफिल वहाँ था, तो ये सब क्या है, उत्प्रेरक है। लास्ट बचा है आपका कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, हमें संतुलित करने की क्यों ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, बोर्ड 2024 में सेम क्वेश्चन उठ के आया है, ये वाला आया था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सेम 2 मार्क्स में उठ के आया था। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक जो होते हैं, मैंने बताया कि A + B मिलकर के AB उत्पाद बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 ग्राम के हैं, ये भी 2 ग्राम के हैं, तो ये 4 ग्राम के ही उत्पाद बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 ग्राम बनाएंगे, 3.5 ग्राम बनाएंगे, या ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे कि ये 5 ग्राम बना दे, ऐसा नहीं होगा। तो यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये वाले अभिकारक कहलाएंगे, ये रहे आपके अभिकारक, और ये वाले उत्पाद कहलाएंगे। तो
तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अतः रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उसके उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। दैट इज ए सिंपल आंसर। आप उसके साथ उदाहरण भी दे सकते हैं इस प्रकार का। तो वो सोने पे सुहागा होगा और फुल में से फुल मार्क्स आपके 2 में से 2 रखे हुए हैं बिल्कुल। लास्ट है आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन। आप इस पूरा टॉपिक को पढ़ के क्या समझे हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हमने देखा कि खाना खाइए, खाना से खाने तक लेकर के खाने का बनना, खाने से पचना, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण को समझना, हमने समझा उसे, और रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक है। आगे के अध्ययन के लिए आपको संतुलित क्यों करना है रासायनिक समीकरण, इसके लिए आगे के लिए समझना आवश्यक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। आई होप सो मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा पढ़ाई कीजिए। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड इवनिंग, गुड डे। थैंक यू सो मच।